नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के एक राज्य में ऐसी घटना हुई थी जिसने वहाँ के पुलिस और रूलिंग पार्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। सभी लोग प्रदर्शन करने लगे थे जिसमें अपोजिशन वाले भी शामिल थे। ऐसा केस जिसमें बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा राज्य के ममिता मेहर केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा राज्य से। यहाँ बलांगीर जिले के अंतर्गत तुरेकेला ब्लॉक पड़ता है, जहाँ एक छोटा सा गांव झरनी में रहती थी ममता मेहर। वह पेशे से एक टीचर थी जिसकी उम्र केवल 24 साल थी। उसके घर से 100 किलोमीटर दूर एक जिला है कालाहांडी, जहाँ एक स्कूल है जिसका नाम है सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ममिता यहीं पढ़ाती थी। सब सही चल रहा था, फिर बीच में कोविड आ गया। सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए। अब कोविड के एक साल बाद 2021 आता है। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। सनशाइन स्कूल कमेटी के मैनेजमेंट प्रेसिडेंट थे गोविंद साहू। इनका उस क्षेत्र में बड़ा ही नाम था, राजनीति में भी इनका नाम था। स्कूल का हर फंक्शन बहुत भव्य होता था, बड़े बड़े लोग आते थे। उस समय के उड़ीसा के होम मिनिस्टर भी आते थे। पर 2021 की सुबह गोविंद साहू ममिता मेहर को फ़ोन करते हैं, क्योंकि ममिता मेहर वहाँ की स्कूल टीचर के साथ साथ वहाँ की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी थी और गोविंद साहू पूरा मैनेजमेंट संभालते थे, इसलिए ये लोग एक दूसरे को जानते भी थे। गोविंद ने ममिता से कहा कि स्कूल खुलने वाला है, ज़रूरी काम है, तुम आज और अभी मिलो। ममिता अब लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल जाने वाली थी। गोविंद साहू किसी चंदो तारा नाम की जगह पर थे। उसने ममिता को वहां आने को कहा। ममिता तैयार होकर अपने घर तुरेकेला से चंदो तारा के लिए बस से निकली। चंदो तारा ममिता के घर से 95 किलोमीटर दूर था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा। सुबह से दोपहर, फिर दोपहर से शाम और शाम से रात होने लगी। ममिता अपने घर नहीं लौटी। घर वालों को चिंता हुई। घर वाले उसका फ़ोन ट्राई कर रहे थे, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। कुछ परिजन ममिता की तलाश में उसके स्कूल पहुंचे, पर वहां स्कूल बंद था। फिर वे हॉस्टल भी गए। ममिता का स्कूल उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए वह हॉस्टल में रहती थी, रूम नंबर 20 में। वहाँ ताला लगा था। पता चला कि लॉकडाउन के बाद वहाँ कोई नहीं आया। इससे घर वालों की बेचैनी और अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद वे के गांव पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की। ममिता मेहर नाम की 24 साल की लड़की, जो पेशे से एक टीचर है, वह गायब है। कल से घर नहीं आई है। उसका फ़ोन भी बंद है। उसको सनशाइन स्कूल कमेटी के प्रेसिडेंट गोविंद साहू ने कॉल करके बुलाया था। ममिता ने घर से निकलते वक्त घर वालों को बताया था कि वह प्रेसिडेंट गोविंद साहू से मिलने जा रही है। उन्होंने अपना शक गोविंद साहू पर जताया। गोविंद साहू का नाम सुनकर पुलिस वालों ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया, क्योंकि गोविंद साहू एक रसूखदार आदमी था। उसका बड़े बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना था। अब उसके माता पिता मायूस होकर घर लौट आए। घर वालों के अंदर गुस्सा था पुलिस प्रशासन को लेकर। इसके बाद घर वालों ने एक मुहिम शुरू की। सभी दोस्त, रिश्तेदार, जानने वालों को ममिता मेहर की मिसिंग और जिस पर शक है उसके बारे में भेजना शुरू किया। उस समय लॉकडाउन का टाइम था। घरों में लोग अक्सर खाली समय में सोशल मीडिया से जुड़े रहते थे। देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गया। पूरे राज्य में इसे घटना की खबर फैल गई। वहाँ की लोकल न्यूज़ एजेंसी की भी नज़र इस खबर पर पड़ी। केस से जुड़ा नाम एक कद्दावर आदमी जिसकी साख थी उसका था, तो ये लोग भी न्यूज़ में दिखाने लगे। कई सारी पार्टियों के लोग भी, स्टूडेंट्स आदि भी सड़कों पर उतरकर गोविंद को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। ट्विटर पर #जस्टिस फॉर ममिता मेहर का हैशटैग ट्रेंड होने लगा। ये सारी चीज़ें हफ्ते भर के अंदर हो रही थी। पुलिस पर दबाव पड़ते ही पुलिस के सामने गोविंद साहू को गिरफ्तार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
8 अक्टूबर को ममिता गायब हुई थी। 13 अक्टूबर को टीटलागढ़ पुलिस द्वारा गोविंद को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। शाम का समय था। गोविंद से कुछ पूछा गया तो गोविंद ने बताया कि मैंने ममिता को बुलाया था, स्कूल से रिलेटेड कोई काम था। थोड़ी देर बाद वो चली गई। मुझे नहीं पता इसके बाद वह वहाँ कहाँ गई। इसके कुछ समय बाद वहाँ की बिजली चली जाती है। पुलिस स्टेशन में अंधेरा हो जाता है। कुछ देर के बाद बिजली आती है। पुलिस वालों के सामने ही गोविंद साहू वहाँ से फरार हो जाता है। इस घटना से लोगों में गुस्सा फूट चुका था। अपोजिशन पार्टी वाले भी रूलिंग पार्टी के ऊपर निशाना साधने लगे। एक तो पुलिस स्टेशन, ऊपर से लाइट जाने पर जनरेटर भी होता। हर कोने में इतने सारे पुलिस जवान होने के बावजूद गोविंद साहू वहाँ से कैसे भाग गया? गोविंद साहू उस समय के होम मिनिस्टर का करीबी दोस्त था। होम मिनिस्टर उस समय के एनर्जी मिनिस्टर भी थे। इनके अंडर तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और बिजली विभाग आता है। अपोजिशन वालों का कहना था कि बिना किसी सपोर्ट के गोविंद वहाँ से नहीं भाग सकता। इस वजह से लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर अंडे और टमाटर भी फेंके। एक और तो पुलिस लोगों के इस गुस्से को झेल रही थी, दूसरी तरफ गोविंद को भी पकड़ना था और पॉलिटिकल प्रेशर अलग से। महालिंग में ही एक कॉलेज आंचलिक महाविद्यालय डिग्री साइंस कॉलेज है। ये कॉलेज भी सनशाइन मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत आता है, जिसकी देखरेख गोविंद साहू कर रहा था। इस कॉलेज में बच्चों के लिए स्टेडियम का निर्माण चल रहा था। मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए थे। गोविंद साहू को पुलिस कस्टडी से भागे हुए 6-7 दिन हो गए थे। 19 अक्टूबर का दिन था। कुछ मजदूर कॉलेज कैंपस के एक तरफ खुदाई कर रहे थे। ऐसे ही 5 फीट तक खुदाई करने के बाद उन्हें कुछ दिखता है। उन्हें मानव शरीर के अंग दिखते हैं। उसमें से कुछ जल चुके थे, कुछ अधजले थे और कुछ डिकम्पोज यानी सड़ रहे थे। इसे देखकर मजदूरों की हालत खराब हो गई। पुलिस को सूचना दी जाती है और किसी ने मीडिया को भी यह खबर दे दी। फिर क्या था, देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैलने लगी। 8 अक्टूबर को एक लड़की ममिता मेहर गायब थी। अब 19 अक्टूबर को मानव शरीर के अधजले टुकड़े मिलने लगे। सभी ने इन दोनों केस को एक दूसरे से रिलेट करने लगे। सबको लगा कि ये टुकड़े ममिता मेहर के ही। शव के पास एक चेन, पायल और पर्स भी मिला। पुलिस ने शिनाख्त के लिए ममिता के घर वालों को बुलाया। फिर ममिता के परिजन वहां आते हैं। लाश को देखकर पहचानना मुश्किल था। पुलिस वाले वहां मिले चीज़ों को दिखाते हैं। उन्हें देखकर घर वाले पहचान जाते हैं कि यह ममिता की का ही सामान है, लेकिन इसे और पुख्ता करने के लिए डीएनए जरूरी था। डीएनए के लिए लाश के टुकड़ों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। परिजनों का डीएनए सैंपल लेकर हॉस्पिटल भेजा गया। अब लोगों का शक गोविंद साहू पर और गहरा हो गया, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया था तो फरार क्यों था? पुलिस की एक टीम कॉलेज कैंपस में तलाश करने लगी। ममिता से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें मिल सकें। मेटल डिटेक्टर से भी खोजबीन की जा रही थी। गोविंद साहू को भागे हुए 6 से 7 दिन बीत गए थे। इतने दिनों में कहीं वो और भी कहीं भाग सकता था। एक टीम इसको ढूंढने में लग जाती है। बलांगीर जिले में ही एक बंगो मुंडा ब्लॉक था, जहां पर बूढ़ी पदार नामक एक गांव है। ममिता के शव मिलने के 2 घंटे के अंदर ही बलांगीर पुलिस गोविंद को एक गन्ने के खेत से अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उस थाने में बैठाकर इंट्रोगेशन शुरू कर देती है। इस आदमी की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे थे। पुलिस ने अब उसे अपने अंदाज में पूछताछ की। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के हिसाब से गोविंद साहू टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पहले कॉल करके ममिता को बुलाया। ममिता स्कूटी में थी और यह अपनी कार में। बाद में ममिता को अपनी कार में बैठाकर चलती कार में ममिता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने बताया कि उसने मर्डर की प्लानिंग पहले से कर रखी थी और 6 अक्टूबर से उसे मारने की योजना बना रहा था। उसने कत्ल से लेकर बॉडी ठिकाने लगाने तक की सभी योजना बना रखी थी। इसने 8 अक्टूबर को ममिता को मारने के बाद नए बन रहे कॉलेज कैंपस के स्टेडियम में लाश को ले जाकर फेंक दिया। उसने कुछ सूखी कार्डबोर्ड के टुकड़े और टायर डालकर उसकी बॉडी को आग लगा दी।
कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी को अच्छे से जल्दी जल जाए इसके लिए उसने बॉडी को पहले काटा, उसने इसके टुकड़े किए, उसके बाद वहाँ वापस घर जाता है। फिर अगले दिन 9 अक्टूबर को वह वापस उस स्पॉट पे फिर आता है। वहाँ मजदूरों के आने से पहले इसने गड्ढे में मिट्टी डाल दिया। ये सारी घटना सुनकर पुलिस को डाउट हुआ कि एक लड़की को किडनैप करके मर्डर करना फिर 5 फीट गड्ढे में रख कर जलाना यह किसी अकेले आदमी का काम नहीं हो सकता। इसमें ज़रूर भी कई और लोग शामिल होंगे। पुलिस को कत्ल की वजह भी जाननी थी। एक महिला शिक्षक की गोविंद साहू से इतनी क्या दुश्मनी हो गई कि बात मर्डर तक पहुंच गई। ममिता मेहर सनशाइन स्कूल की स्टूडेंट थी। उसने अपना 12th वहीं से पास किया था। फिर 2017 में वह वहाँ बतौर टीचर पढ़ाने लगी। इसका घर यहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए ममिता यहीं के हॉस्टल में रहकर पढ़ाने लगी। आगे ये हॉस्टल की वार्डन भी बन गई। पुलिस के अनुसार गोविंद साहू का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जो बात ममिता को पता चल गई थी। एक बात ये भी सामने आई कि गर्ल्स हॉस्टल था तो ये यहाँ सेक्स रैकेट चला रहा था। जब ये बात बाहर आई तो अपोजिशन पार्टी वाले कहने लगे जब यहाँ फंक्शन होता था तो बड़े बड़े मंत्री यहाँ आते थे और कभी कभी रात भर स्कूल में ही रुकते थे। वो किसी होटल में भी तो रुक सकते थे। इससे यहाँ सेक्स रैकेट चलाने वाली बात सामने आई। इसी वजह से रूलिंग पार्टी गोविंद साहू को बचा रही है, ऐसा कहना था अपोजिशन वालों का। क्योंकि ममिता हॉस्टल की वार्डन थी तो इसको सभी चीज़ों की जानकारी हो गई थी। 2020 में ममिता ने गोविंद को धमकी दी कि वह सबको सच्चाई बता देगी। अब गोविंद को डर सताने लग गया कि उसकी पोल खुल जाएगी। 2020 के बाद लॉकडाउन आ गया, तभी गोविंद ममिता को मारने की प्लानिंग कर रहा था। इसके पास 2 प्लान थे, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए के हिसाब से पहले उसने ममिता को कॉल करके चंदो तारा बुलाया, फिर कार में बिठाया और दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी को राधे श्याम नाम का एक शख्स चला रहा था। गोविंद साहू ने ममिता को मंदिर में कसम खाने के लिए और ये कहा कि यह बात किसी को नहीं बताएगी और पैसों का लालच भी दिया। ममिता नहीं मानी तो गोविंद ने प्लान बी शुरू। उसने इसकी भी सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। पहले उसने ममिता का गला दबाया, फिर अपने घर गया। घर के कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, ड्राइवर अपने घर चला गया। गोविंद साहू ने ममिता की डेड बॉडी को सीट से नीचे गिरा दिया ताकि किसी की नज़र ना पड़े। आगे गोविंद अपने डेली रूटीन में लग जाता है, नहाता धोता है, नाश्ता करता है। सुबह के 11 बज रहे थे। दोपहर में उसने लंच लिया। अभी तक ये सब हुए 7 घंटे हो चुके थे। 7 घंटों तक ममिता का शव गाड़ी में ही पड़ा रहता है। शाम को गोविंद कॉलेज में मुआयना करने गया। मर्डर के एक दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को गोविंद यहाँ जेसीबी से एक जगह 5 फीट का गड्ढा खुदवाया। फिर उसने अपने ड्राइवर राधे श्याम को बुलाया। देर शाम उसने अपने कार को लेकर कॉलेज कैंपस में आता है। उसने राधे श्याम को अपने साथ सूखी लकड़ियां और टायर लाने को कहा था। इतने देर तक सारे मजदूर वहां से जा चुके थे। गोविंद ने ममिता का शव गड्ढे में डालकर आग लगा दी। उसके बाद में जले अवशेष को गड्ढे में ही दफना देता है। 31 अक्टूबर तक पुलिस ने ड्राइवर राधे श्याम को भी गिरफ्तार कर लिया। जेसीबी चालक पुष्कर भोई और सनशाइन स्कूल के ही स्टाफ मुंशी गुप्तेश्वर टांडी को भी हिरासत में ले लिया गया। 22 अक्टूबर को पुलिस दोबारा कॉलेज कैंपस में गई गोविंद को लेकर क्राइम रिक्रिएट करने। ममिता के मोबाइल को भी इन लोगों ने जला दिया था। शव का डीएनए ममिता के माता पिता के डीएनए से मिल गया। कालाहांडी के एसपी ने एक वीडियो में बताया कि गांव के आईआईसी इंस्पेक्टर इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ममिता के माता पिता की कंप्लेन लेने से मना कर दिया था। 23 अक्टूबर की दोपहर बलंगीर पुलिस की एक टीम सनशाइन स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के ममिता के रूम में जाती है जहां ममिता रहती थी। वहां ताला लगा था, पर बाकी रूम के तालों से ये ताला लोकल लोगों के अनुसार 8 से 13 अक्टूबर के बीच गोविंद साहू यहां आया था। उसने रूम का ताला तोड़ा और अंदर आया। ताला उसने तोड़ दिया था, इसलिए नया ताला लगवाया। पुलिस का शक था कि गोविंद सबूत मिटाने गया होगा। इस केस में होम मिनिस्टर और कई नेताओं के नाम आ रहे थे, तो केस हाई प्रोफाइल बन गया था।
लोग होम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ गया था। पुलिस सेक्शन 164 के तहत 13 लोगों को और सेक्शन 162 के तहत 100 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। घटना अक्टूबर में हुआ था। 4 महीने के बाद बलांगीर पुलिस 2000 पेज की चार्जशीट पेश करती है, जिसमें अपराधी पर 302, 307, 120B, 34, 35 लगता है। इसके अलावा कोर्ट में फॉरेंसिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस पेश किए जाते हैं। 25 अगस्त 2022 को कांटाभाजी कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के अदालत में चार्जशीट पेश की जाती है। आरोपियों की ओर से वकीलों ने कहा, इनके खिलाफ डायरेक्ट कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए इस केस को खारिज कर दिया जाना चाहिए। 8 सितंबर 2022 से कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। अब पारी आती है 20 दिसंबर 2022। कांटाभाजी सब जेल में गोविंद साहू बंद था। कोर्ट ने हियरिंग के लिए उसे ले जाना था। गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। कुछ कांस्टेबल गोविंद के बैरक में जाते हैं। इन्होंने देखा कि गोविंद साहू एक खिड़की से झूल रहा है। इसने तौलिए या अपने गमछे को फंदा बनाकर खुद को फांसी लगा ली थी। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। गोविंद के वकीलों का कहना था कि पिछले दिन इनसे बात हुई थी, ये नॉर्मल लग रहे थे। गोविंद साहू की पत्नी का कहना था, इस केस में बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, गोविंद का कत्ल हुआ है। ह्यूमन राइट्स वाले भी सामने आते हैं। हाई कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद उसने ऐसा कदम उठाया होगा। जो ममिता मेहर का अपराधी था, उसने तो खुदकुशी कर ली। एक और आरोपी जिस पर साथ देने, सबूत मिटाने का आरोप था, उसकी बेल खारिज हो गई। बाकी 2 आरोपी अप्रूवर बन गए। गोविंद साहू की भी मौत की जांच। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक